फ्रेंड्स, तो वापस एक बार से आपका फिर एक बार से स्वागत है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ और चिंता मत कीजिएगा। 11:30 वाली जो क्लास है उसको और इस दोनों क्लास को हम लोग मर्ज करके चल रहे हैं। एक ही टॉपिक पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। तो मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आप लोगों ने जो मांग रखी है कि हमें चीज़ें नोट भी करवाओ, मैं और अपनी स्पीड को धीमे कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को नोट भी करवाएंगे। तो अपना जो हेडिंग है वो है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। और जो फ्रेंड्स हमारे पहले की वीडियोस देख चुके हैं, जो क्लासेस वगैरह ऑफलाइन अटेंड किए हैं, उन सब लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आज प्रीएम्बल के संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में हम जो बात करना चाह रहे हैं उसमें फिर कुछ नई बातें हैं। मैंने आप लोगों से पहले दिन से ही वादा किया है कि जब आए हैं तो नए सिरे से आए हैं, A to Z आए हैं और हर टॉपिक पर आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। ये नहीं कहता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर टॉपिक पर हम लोग नई बात जरूर करेंगे। जैसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उन मित्रों से मैं मुखातिब हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना उसे कहते हैं जिसमें 3 बातों का उल्लेख हो। कौन कौन सी 3 बातें? एक, जो कानून बनाया जा रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जब कानून बनाया जाता है, कोई भी संविधान में संशोधन जब होता है, किसी भी प्रकार का जब कोई बिल लाया जाता है, तो उस बिल से ठीक पहले उसकी प्रस्तावना आपको देखने को मिलती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की बातें होती है। नंबर 1, जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून के उद्देश्य क्या है, इस बात का उल्लेख जिस डॉक्यूमेंट में होता है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा, वो जो कानून बनाया गया है वो किस पर लागू होगा, उसका एक्सटेंशन, उस कानून के दायरे में कौन कौन लोग आएंगे, इस बात का जहां उल्लेख होता है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। और एक जो लास्ट की जो बात है, वो कानून कब से लागू होगा, किस तिथि से लागू होगा, इस बात का जहां उल्लेख होता है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। तो सभी दोस्तों नमस्ते, नमस्कार। आप चिंता मत कीजिए। निरंजन कह रहे हैं कि आपने पिछली क्लास में बताया था कि अनुसूची 3 में शपथ का वार्ड पंच, सरपंच, जिला परिषद आदि पदों का भी उल्लेख है क्या? नहीं, उनका उल्लेख नहीं है। अच्छा प्रश्न है आपका। सरपंच पद का भी उल्लेख संविधान में है, लेकिन वहाँ पर उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख नहीं है। तो इस टॉपिक पर आ जाइए। प्रस्तावना उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जिसमें किसी एक्ट के, किसी कानून के उद्देश्यों का उल्लेख होता है, वो किस पर लागू होगा इस बात का उल्लेख होता है, और वो कानून कब से लागू होगा इस बात का उल्लेख होता है। ये तो है कॉन्सेप्ट की बात। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं। उस फैक्ट पर आपको थोड़ी सी जानकारी पहले है। वो जो जानकारियाँ आपको है उसमें कुछ नई बातों को जोड़ा जा रहा है। और जब कल हम लोग बात कर रहे थे शराब, लॉकडाउन और संविधान जैसे विषय पर, तो मुझसे एक मित्र ने फेसबुक पे प्रश्न भी, और वो फेसबुक पे भी पूछा और यहाँ यूट्यूब पर भी पूछा था। उस प्रश्न को मैंने नोट डाउन कर लिया था। उन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने रखा और वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसमें अंतर क्या है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे नए फैक्ट प्रस्तावना के संदर्भ में लाए हैं, वो आपसे साझा करना चाह रहे हैं। तो साजिद कह रहे हैं कि रिट में भी है क्या? रिट में तो प्रस्तावना है ही है भाई। और रिट में तो प्रस्तावना के बारे में जो प्रश्न डिटेल में पूछे जाते हैं उसका कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए आपको बहुत ढंग से इसको देखना है। प्रतिभा कह रही है कि राजस्थान के 6 विधायक कांग्रेस में मिले, वो दल बदल में नहीं आएगा। प्रतिभा जी, कॉन्सेप्ट को देखिए। मैंने कहा 2/3 से अधिक विधायक अगर जाते हैं तो वो दल बदल नहीं कहलाता है। ये तो 6 के 6 ही थे, 6 ही चले गए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो है उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, आप ऐसा जानते हैं। अंग्रेजी में प्रीएम्बल ही कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहा जाता है उसको भी जरा देखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान जो वर्तमान संविधान है, इसकी जो ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है जो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर यह प्रस्तावना आधारित है। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये तो हुई एक बात। अब इसमें नई क्या बातें हैं, नई बातें क्या है, उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्षा जी कह रहे हैं कि आप नोट्स भी डिटेल में लिखवाओ प्लीज़। हाँ, मैं इसको देख रहा हूँ सर, नोट भी करवाएं। नोट करिए ना आप। मैंने कहा प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है और उसके पीछे कारण क्या है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है, इसलिए उसे उद्देशिका कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नए फैक्ट क्या है, आपका ये प्रश्न है। तो आपको ये याद रखना है कि पंडित नेहरू ने जब 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने 8 बिंदु रखे। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत कितने पॉइंट्स थे? 8 पॉइंट्स थे। इस 8 पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ था? पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, लोगों को बहुत ध्यान से सुन लेना। सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना, लोगों को आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना, लोगों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना, ये सब पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में जो 8 बिंदु रखे गए उसमें इसका उल्लेख था। पंडित इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी कहा कि हम लोगों को विचार की स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देंगे, हम लोगों को धर्म की स्वतंत्रता देंगे, हम लोगों को विश्वास की स्वतंत्रता देंगे, हम लोगों को उपासना की स्वतंत्रता देंगे। ये भी पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव के 8 पॉइंट में से एक था। ये जो 8 पॉइंट रखे गए, उन 8 पॉइंट में पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि जितनी भी जो देशी रियासतें हैं, उससे सारी की सारी देशी रियासतें इस भारतीय संघ में मिल जाएगी। इस बात का भी उल्लेख इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने उल्लेखित किया था। भारत एक गणराज्य बनेगा। मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूं क्या? भारत एक गणराज्य बनेगा, इस बात का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था। भारत में संप्रभुता जो है वो जनता में निहित होगी, इस बात का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था। लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता होगी। ये भी पंडित नेहरू द्वारा रखे गए
उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित था? देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था। पंडित नेहरू द्वारा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव में मानव जाति के कल्याण का भी उल्लेख मिलता है। मानव जाति के कल्याण का भी उल्लेख मिलता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत अन्य देशों के साथ संबंध किस तरह से रखे जाएंगे, इस बात का भी उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको कहा पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, नए सिरे से पढ़ रहे हैं। तो ये नए सिरे से किस तरह से पढ़ रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन बातों का उल्लेख था, मोटी मोटी बातें मैंने आपको लिखी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंडित नेहरू द्वारा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उसका कितना महत्व है। मैंने कई बार ये कहा है कि पंडित नेहरू के जो ऐतिहासिक जो भाषण हैं उनमें से एक भाषण ये भी है जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने दिया था। 8 पॉइंट थे उसमें, मोटी मोटी बातें मैंने आपको इन 7 पॉइंटों में लिखवा दी है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, ये आप लिखें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी चल सकता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पंडित नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो संविधान सभा के संदर्भ में भी मैंने ये बातें आप लोगों को बताई थी। मुझे कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। पंडित नेहरू को बड़ी आशा थी, बड़ी अपेक्षा थी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखते ही वो तुरंत पारित हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव रखते ही वो पारित नहीं हुआ। और वो नहीं पारित हुआ, उसका क्या कारण था? संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने ये मांग रखी, ये डिमांड रखी कि उद्देश्य प्रस्ताव पर हमको विस्तार से चर्चा नहीं करनी चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव हमें फिलहाल पारित नहीं करना चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव हमें कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। और ऐसा उन्होंने क्यों? उनमें कौन कौन लोग थे? M.R. जयकर, अभी मैं नाम लिखूंगा, और डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में से थे जो उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मैं बता रहा हूं आपको। M.R. जयकर साहब हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, संविधान सभा के ये मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन दोनों ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कहा। स्थगित करने के लिए नोट कर रहे हैं ना आप लोग? आप नोट भी करते, मैंने बहुत स्पीड धीमे कर दिया अब। ठीक है, निशा कह रही है 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अभी तो आएंगे, उस पर भी आएंगे। समिता जी कह रही है 8वां टॉपिक। ये 8 टॉपिक मैंने जो 7 पॉइंट लिखे हैं, ये 8 टॉपिक में से नहीं है। मैंने तो मोटी मोटी बात अपने हिसाब से लिखी है। 8 में तो बहुत विस्तार से और भी बहुत सारे शब्द थे, उनका उल्लेख नहीं किया। ये 7 बातें मैंने केवल मेरे मन से लिखी हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कौन कौन सी बातें मोटे मोटे तौर पर वहाँ पर उल्लेखित थी। M.R. जयकर साहब और डॉक्टर अंबेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का विरोध किया, उसे कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात कही। क्यों कही? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे और वो लोग बैठक का बहिष्कार कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर साहब ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग आ नहीं जाती है तब तक हमको उनका इंतजार करना चाहिए। इन दोनों का मोटे मोटे तौर पर ये मत था कि मुस्लिम लीग के बिना उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना ठीक नहीं है। और M.R. जयकर साहब तो बहुत अच्छे वकील थे, वो तो ज़बरदस्त विधि के जानकार थे। और आप लोगों को मालूम है जो फेडरल कोर्ट बना था 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, M.R. जयकर साहब तो उसमें चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, तो बहुत ज़बरदस्त जानकार थे कानून के। उन्होंने बहुत टेक्निकल बात कही।
उन्होंने क्या टेक्निकल बात कही? उन्होंने कहा कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव हमने पारित कर दिया तो मुस्लिम लीग फिर कभी भी बैठक में नहीं आएगी। जब आपने भारत का भविष्य का संविधान कैसे होगा, उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, उस संदर्भ में जब आपने उद्देश्य प्रस्ताव ही पारित कर दिया, तो जयकर साहब कहते हैं कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव ही पारित कर दिया तो मुस्लिम लीग कहेगी अब आपको हमारी जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो कभी आ ही नहीं पाएगी। और हो सकता है कि संविधान सभा के कार्य ही अवैधानिक हो जाए इतने बड़े समूह के न आने की वजह से। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं करो अभी, ऐसा इन लोगों ने कहा था। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पहले से मालूम होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को फिर एक ऐतिहासिक भाषण हुआ पंडित नेहरू का। 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू का फिर एक ऐतिहासिक भाषण हुआ। पंडित नेहरू ने बहुत विस्तार से चर्चा की। किस बात की? कि देखिए, मेरी बड़ी दिल्ली तमन्ना थी, जब मैंने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि हम लोग 2-4 दिन डिस्कशन करके इसे पारित कर देंगे, लेकिन आपने पारित नहीं किया। मुझे बहुत इस बात का दुख है। मुझे दुख इस बात का भी है कि मुस्लिम लीग के हमारे भाई जो संविधान सभा के मेंबर हैं वो नहीं आए। उन्हें संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने का हक है, फिर भी वो नहीं आए। लेकिन पंडित नेहरू ने जो आक्रामकता दिखाई, उस आक्रामकता के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। पंडित नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कितना इंतजार करेंगे भाई, हम सदियों से, हम लोग हमारी कई पीढ़ियां इस वक्त का इंतजार कर रही है कि हम लोग संविधान का निर्माण करें। अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, अब तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना ही होगा। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा, अगर उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। इसलिए संविधान का अगर निर्माण करना चाहते हो तो पहले उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करिए। पंडित नेहरू ने वापस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। वो 8 के जो 8 पॉइंट्स थे, वो 8 के 8 पॉइंट उन्होंने वापस रखे और फिर संविधान सभा के मेंबर से कहा गया कि अब आप इसको पारित करें। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव जो है हिंदी में भी रखा गया, अंग्रेजी में भी रखा गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं, और वो फैक्ट ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव उर्दू में भी रखा गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव उर्दू भाषा में भी अनुवाद किया गया। उर्दू भाषा में अनुवाद नोट कर लीजिएगा। जो मित्र लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा कर लीजिए। 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित किया गया तो उसका उर्दू भाषा में अनुवाद भी रखा गया। और बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, ये अनुवाद किसने किया? संविधान सभा के एक मेंबर थे मोहनलाल सक्सेना। संविधान सभा के एक सदस्य थे मोहनलाल सक्सेना। उन मोहनलाल सक्सेना ने पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू भाषा में अनुवादित किया। तो मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? नई बातें आ रही हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल रहेगी आपको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, पंडित नेहरू द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पर जो भाषण दिया गया, उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित करने की बात आई तो इसका उर्दू भाषा में अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में इसी डेट को। और ये अनुवाद किसने किया? संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने किया। याद रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार है। इस वजह से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक और बात आपको यहाँ रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। उद्देश्य प्रस्ताव में एक शब्द लिखा हुआ था कि लोगों को काम की स्वतंत्रता होगी, जॉब की स्वतंत्रता होगी, ऐसा लिखा हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव में। और आज की जो संविधान की जो प्रस्तावना है
उसमें काम की स्वतंत्रता होगी, ये लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि अवसर की समानता होगी, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही एक फैक्ट के रूप में आपको बता दिया, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। निशा कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। हाँ जीवनी, मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू में अनुवाद किया, इसको ध्यान रखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किन किन बातों का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में क्या बातें उल्लेखित है उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको सामने और फैक्ट रखना चाहता हूं, और वो फैक्ट ये है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है या नहीं है। मुझे मालूम है दोस्तों आपके जवाब क्या होने वाले हैं। आप मुझे कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात एकदम सही है, लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न दोस्तों, और वो प्रश्न क्या हो सकता है। हमारी संविधान सभा ने ये जो आज का हमारा संविधान है, इसकी ये जो प्रस्तावना है, इसको पारित कब किया, ये प्रस्तावना स्वीकार कब की गई, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो मित्र लोग पहली बार प्रस्तावना टॉपिक को पढ़ रहे हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ढंग से इसको नोट करना। अंकित कह रहे हैं कि उद्देशिका के सभी 8 पॉइंट्स को लिया गया था कि नहीं, कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, इसी वजह से मैंने लिखवाया नहीं अंकित, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसको देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949, 70th ऑफ अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, याद रहेगा आपको 17 अक्टूबर 1949। लेकिन मेरा प्रश्न ये भी नहीं है, मेरा प्रश्न ये है, सुरेश जी कह रहे हैं कि संविधान का आंतरिक भाग है, और भी लोग कह रहे हैं, ठीक है, मैं उसी पर विषय पर बात करना चाहता हूं। देखिए, संविधान का भाग है या नहीं है, आपने केशवानंद भारती वाले वाद का उल्लेख किया, मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है। कुछ लोग बैरूबारी वाले मामले का भी जिक्र करेंगे, कुछ लोग हो सकता है गोलकनाथ वाले मामले का भी जिक्र करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक प्रश्न है, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान सभा में ये बात इसी डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावना के बारे में ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहां तक ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संविधान का भाग है या नहीं है, उस विषय पर संविधान सभा का क्या विचार था, उस पर तो हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। बैरूबारी वाद के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये नोट कर लिया आपने। 17 अक्टूबर 1949 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये मैंने कई बार रिपीट किया, आपने नोट कर लिया होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बैरूबारी वाद ये 1960 का है, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। बैरूबारी वाद 1960 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
सूरज जी 49 ही है, चिंता मत कीजिए। और अगर कुछ गलती से कोई शब्द ऊपर नीचे हो गया होगा तो मैं करेक्शन करवा दूंगा। फिलहाल 49 ही लिखिए। बहरूपारी वाद 1960 का है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी पहले जो निर्णय दिया गया उस निर्णय को उलट दिया गया। आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की व्याख्या के संदर्भ में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो केशवानंद भारती वाला मामला है। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रहेगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों क्या पूछ रहे हैं सत्यवीर जी, संविधान में न्याय का उल्लेख है क्या? अभी उस पर बात करेंगे। संविधान में खूब सारे न्याय का उल्लेख है, उस विषय पर अभी चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, केशवानंद भारती वाले मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये किस मामले में कहा था कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है? जिस तरह से हम संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन करते हैं, कई बार नए अनुच्छेद जोड़ते हैं, कई बार कुछ अनुच्छेदों को हटाते हैं, तो जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में संशोधन होता है उस तरह से क्या प्रस्तावना में भी संशोधन होता है? तो जवाब होगा होता है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो एकदम क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती वाले वाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि जिस तरह से संविधान के अन्य भागों में संशोधन होता है उसी तरह से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। निशा जी कह रहे हैं कि सर 13 न्यायाधीशों के जरा नाम बताना। निशा जी, मैं बहुत कम फैक्ट वाला इंसान हूँ, 13 न्यायाधीशों के नाम मुझे याद नहीं है। जब केशवानंद भारती वाले मामले की जब चर्चा करेंगे तब 13 न्यायाधीशों के नाम रट कर आऊँगा, तब बता दूंगा। 13 न्यायाधीश कौन कौन थे मुझे लगता नहीं है कि ये कभी प्रश्न बनेगा। फिर भी अगर आपने प्रश्न पूछा है तो पढ़ कर आऊँगा, रट कर आऊँगा। केशवानंद भारती वाले मामले पर जब हम लोग विस्तार से 1 घंटे की क्लास जब इस पर अलग से लेने वाले, उस दिन 13 न्यायाधीशों के नाम भी आपको बता दिए जाएंगे, इसकी आप चिंता मत करें। तो ये बात समझ में आ गई। केशवानंद भारती वाले मामले में 2 बातें हैं, एक प्रस्तावना संविधान का भाग है और दूसरा जिस तरह से संविधान के अन्य अनुच्छेदों में, अन्य भागों में संशोधन किया जाता है ठीक उसी तरह से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, ऐसा केशवानंद भारती वाले वाद में कहा। आपको याद रहेगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो नोट करने वाले जो मित्र लोग हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने ये बात नोट कर ली होगी। ओके, अच्छा निशा जी कह रहे नहीं, केवल मुझे सुनना था बस। सैलट थे, ग्रोवर थे, एएन रे थे, हिदायतुल्ला थे, इसके अलावा एसएम सीकरी थे, इतने तो नाम, एचआर खन्ना थे, 6-7 नाम तो मुझे याद है। फिर हम लोग आगे और बात करेंगे। तो ये यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन। और वो संशोधन कौन सा है आपको अच्छी तरह से पता है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ। दोस्तों, मैं आज तक आपके सामने जब कभी भी आया हूं, एक आध क्लास को छोड़कर, जब कभी भी मैं आपके लोगों के बीच में आया तब मैंने हमेशा ये कहा कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ। ये बात सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, लेकिन ये लागू 1977 में हुआ। ये ध्यान रखना, डेट थी 3 जनवरी। तो पेपर सेटर इस तरह का भी मजाक कर सकता है।
42वां संविधान संशोधन एकमात्र संशोधन है जिसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और 42वां संशोधन 1976 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977। धोखा करेगा पेपर सेटर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यस यस यस, सबनम जी एकदम सही कह रही है, 1977। तो वर्ष याद रखना, लागू 1977 में हुआ। आज तक हम लोग इसी तरह से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि 1976, लेकिन लागू 1977 में हुआ। रेनू आप भी एकदम सही कह रहे हैं, सज्जना भी ये कह रहे हैं कि 1977 में लागू हुआ। यस, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना यहाँ तक, ठीक। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो जोड़े गए, उस पर अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मोटे मोटे बातें तो आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों, प्रस्तावना में है क्या? प्रस्तावना का एक एक शब्द आपको ढंग से मालूम होना चाहिए। 63 शब्द हैं लगभग। ये एक एक शब्द का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अक्सर सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं, उन सरकारी कार्यक्रमों में लोग आने वाले गेस्ट को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रस्तावना, लोगों को स्मृति चिन्ह के रूप में देते हैं। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है प्रस्तावना। और आप लोग जानते हैं कि देश में जब भी कोई घटना होती है तो जो लोग विरोध करना चाहते हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक तरीकों से विरोध करना चाहते हैं, वो अक्सर प्रस्तावना का पाठ करते हैं। ऐसी क्या प्रस्तावना है? मैं प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, उस पर तो बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन एक दो मैं आपको इशारा कर रहा हूं। एक नानी पालकी वाला है, मैं नाम भी लिखवाऊंगा बाद में। नानी पालकी वाला ने तो बहुत खूबसूरत टिप्पणी की है प्रस्तावना के बारे में। उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या चीज है। नानी पालकी वाला ने कहा कि अगर आप भारत के संविधान को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। देखिए, सब आप मित्र लोग जो अपना परिचय पत्र रखते हैं, एक परिचय पत्र इतना सा छोटा सा एक कार्ड होता है, 4-5 बेसिक उसमें बातें लिखी हुई होती है। वो परिचय पत्र हम किसी को देते हैं, उस परिचय पत्र के आधार पर हमारा, जिसको हमने परिचय पत्र दिया है, उस परिचय पत्र के आधार पर हमारा पूरा जीवन कैसा है उसके बारे में वो अंदाज लगा देता है। प्रस्तावना की जो 6-7 लाइन देख लीजिए, उस 6-7 लाइन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारत का संविधान क्या कहना चाहता है। नानी पालकी वाला कहते हैं प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। मैं इसको लिखवाऊंगा अलग से। एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, उससे भी आपको बात समझ में आ जाएगी। यस, अंकित कह रहे हैं, अंकित गोयल, के वर्तमान में स्कूलों में भी प्रस्तावना को पढ़ाना प्रार्थनाओं में अनिवार्य कर दिया गया। यस दोस्तों, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान की स्कूलों में सरकारों ने, राज्य सरकारों ने प्रस्तावना का पठन अनिवार्य कर दिया है। यानी स्कूल्स में जब प्रार्थना होगी तो उस प्रार्थना के दौरान सब विद्यार्थी हमेशा रोजाना प्रस्तावना का भी पाठ पढ़ेंगे। इससे आप अंदाज लगा दीजिए कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो खासकर वे लोग जो सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, वे अपने घरों में प्रस्तावना की जरूर फ्रेम रखें। आप अपने अच्छे अच्छे फोटोज़ रखते हैं, अपने अपने अच्छे आपकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनके फोटोज़ रखते हैं। आप एज ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटी प्रस्तावना को भी घर में रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रस्तावना हमें प्रेरणा देती है। एक और मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिससे आपको और बात क्लियर हो जाएगी। हमारे संविधान सभा में एक मेंबर थे के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा प्रस्तावना तो जन्म कुंडली है। दोस्तों, जो लोग जन्म कुंडलियों में विश्वास करते हैं, आप लोग जानते हैं जन्म कुंडली 5-7 पेज का एक डॉक्यूमेंट की भांति होता है और उसमें कई सारे स्टार्स वगैरह होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जन्म कुंडली को इस तरह से देखता है और जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखता है, वो उस जन्म कुंडली को देखकर ये कह सकता है कि इस व्यक्ति का भूत कैसा है, इस व्यक्ति का वर्तमान कैसा है और इस व्यक्ति का भविष्य कैसा है। जो जन्म कुंडली में विश्वास रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कितनी गजब की टिप्पणी की है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना की इन 6-7 लाइनों को देख लीजिए, आपको भारत का देश कैसा था, कैसा है और कैसा होगा, ये सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना, ऐसा के.एम. मुंशी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रस्तावना का कितना महत्व है।
तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सजना कह रही हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लागू किया। हाँ, ऑब्वियसली राजस्थान सरकार ने इसे लागू किया है। हाँ, के मुंशी जी ने इसे जन्म कुंडली बताया, एकदम सही कह रहे हैं। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मित्र लोग नोट करना चाहते हैं वो इस डायग्राम को जरूर नोट करिएगा। उस प्रस्तावना को देखने से क्या बातें स्पष्ट होती है, ऐसा क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में जिसको हमने परिचय पत्र कह दिया संविधान का, किसी ने उसकी जन्म कुंडली कह दी। तो प्रस्तावना जरा देखें। प्रस्तावना को अगर आप देखेंगे, प्रस्तावना को देखने से 4 बातें स्पष्ट होती हैं। वो कौन कौन सी 4 बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। जिसको अच्छा लगे वो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। भारत का जो संविधान का जो स्रोत है, हमने स्रोत 2 दिन पहले पढ़े हैं, किस देश से हमने कौन कौन सी बात ली है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को देख लीजिए, आपको भारतीय संविधान का स्रोत क्या है वो मालूम पड़ जाएगा। तो संविधान का स्रोत, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आएगा? भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो प्रस्तावना को देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा, अभी बात करेंगे। भारत कैसा देश है? हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है? हमारे सरकार की प्रकृति कैसी है? शासन का स्वरूप कैसा है? प्रस्तावना को देखने से मालूम पड़ जाएगा। देखिए, मैं थोड़े से कठिन शब्द हिंदी के बोल रहा हूँ। स्वरूप यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। आप प्रियम्बल को देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे। शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप। प्रस्तावनाओं को देखने से शासन का स्वरूप स्पष्ट होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और क्या है प्रस्तावना को देखने से क्या स्पष्ट होता है? हमारी सरकार के उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना को देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। सरकार या संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होते हैं। प्रस्तावना से कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और क्या प्रस्तावना से स्पष्ट होता है? हमारा संविधान लागू कब होगा? व्हाट इज द डेट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? भारत के संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? ये बात प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बहुत ही मोटी मोटी बात आपको बताई है कि प्रस्तावना को देखने से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं। ठाकुरदास भार्गव और नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अभी इस विषय पर आएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। याकूब अली खान साहब पूछ रहे हैं कि प्रस्तावना कौन से अनुच्छेद में है। अरे मेरे भाई याकूब अली जी, अगर प्रस्तावना संविधान के किसी अनुच्छेद में होती तो ये तो प्रश्न ही खत्म हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। याकूब अली जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से, आप तो केवल नाम है, मैं आपके माध्यम से और भी मित्रों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बहुत ढंग से वीडियोस को देखें। आप इधर उधर भटके नहीं, चीज़ों को नोट करें। जो चीज़ें कही जा रही है उसको बहुत ध्यान से सुनें। आप याकूब अली जी मेरी बात को जरा सुन रहे हैं ढंग से, तो आप मुझे बताइए, अगर प्रस्तावना किसी संविधान में उल्लेखित होती तो ये फिर प्रश्न ही क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? ये तो प्रश्न ही खत्म हो गया है। जब अनुच्छेदों में उल्लेखित नहीं है तभी तो प्रश्न खड़ा हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है, 1 प्रारंभ करने से पहले
जो चीज आपको दिखाई देती है वही तो प्रस्तावना है। इसलिए याकूब अली जी किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। भाषा अमेरिका से ली गई है, यस एकदम सही बात कह रहे हैं चेतना जी। प्रस्तावना की जो हमने संविधान के जो स्रोत पढ़े हैं उसमें आपको बताया था कि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो शब्दावली है वो अमेरिका से ली है। और प्रस्तावना की जो भावना मतलब उसमें जो बातें लिखी हुई है, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उसका दर्शन है, जो उसकी इमोशंस हैं, जो उसकी फिलॉसफी है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऐसा हमने संविधान के स्रोतों के अंतर्गत पढ़ा है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। हालांकि प्रस्तावना के जो कई शब्द जो हैं हमने दूसरे देशों से भी लिए हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख है, और ये तीनों शब्द फ्रांस से लिए हैं। इसी प्रकार से प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उल्लेख है, और वो शब्द भी हमने फ्रांस से लिया। पर मोटे तौर पर आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे शब्दावली, भाषा कहाँ से लिए, तो इसका आंसर अमेरिका से। और आप मुझसे ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि सर जब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणराज्य इस तरह के शब्द जब हमने फ्रांस से लिए हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों लिखवाते हैं कि हमने प्रस्तावना की जो भाषा है वो अमेरिका से ली है? देखिए दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखिए कि नो डाउट ये शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिए हैं, लेकिन दुनिया का जो आधुनिक जो संविधान है, दुनिया के किस देश में आधुनिक संविधान बना, तो इसका आंसर होता है अमेरिका। थोड़ी देर बाद में आपके सामने प्रस्तावना रखी जाएगी, तब आप ये देखेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ कैसे होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। अमेरिका के संविधान में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी हम अमेरिका के लोग। जैसे हमने लिखा वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अमेरिका से लिए गए। और दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे हमने वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ये जो शब्द हैं, इस तरह के शब्द के बारे में मैंने कहा कि हमने अमेरिका से लिया है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, आपको ताज्जुब इस बात का होगा कि वी जो शब्द है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम जो शब्द है वो तो आयरलैंड के संविधान में भी है। आयरलैंड, इंग्लैंड के पड़ोस में देश, आयरलैंड के संविधान में भी हम है, तो भी हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो अमेरिका से लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? मैंने जब कहा कि हम लोग नए सिरे से, नए तरीके से पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें हमको क्लियर करनी है कि नो डाउट आयरलैंड के संविधान में, उसकी प्रस्तावना में हम शब्द का उल्लेख है। वी द पीपल ऑफ आयर, आयरलैंड के बारे में कहा जाता है आयर, वी द पीपल ऑफ आयर, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आंसर, अगर प्रश्न पूछे तो आपको आंसर अमेरिका ही लिखना है। आप मुझसे कहेंगे ऐसा क्यों? तो भाई अमेरिका का संविधान पहले बना है, आयरलैंड का संविधान तो दूसरी बार बना है। एक्चुअली में आयरलैंड का संविधान तो 1937 में लागू हुआ है, हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से लगभग 10 साल पहले। इसलिए आप इसका आंसर अमेरिका ही मानिए। मेरे हिसाब से इस डिबेट को अब हमको ख़त्म करना चाहिए कि भाषा कहाँ से ली गई है, तो आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। चलिए संतोष जी, अब मैंने क्लियर कर दिया है, तो मेरे हिसाब से आप एकदम ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि आपने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया बताया था ऑफलाइन क्लास में। देखिए, कभी मुंह से निकल जाता है तो थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना। वर्षा कह रही है कि सर क्वेश्चन भी करवाएंगे। यस, टॉपिक के साथ साथ में हम कुछ टॉपिक के संबंधित प्रश्न भी चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के बारे में भी कुछ प्रश्न हमने अभी रखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। ज्योति कह रही है कि सर संविधान किस भाषा में लिखा गया, हिंदी या इंग्लिश में? ज्योति, आप हमारी पुरानी जो क्लासेज हैं, जो पिछले 5-7 दिन से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, उन क्लासेस को देखेंगे।
हमारे ऐप पर है, वो उत्कर्ष के ऐप पर है, उसको अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में ही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और जिस दिन उस पर साइन हुए तो 3 कॉपियों पर साइन हुए, एक अंग्रेजी में कॉपी थी, एक अंग्रेजी में थी लेकिन डिजाइन वाली कॉपी थी, एक विदाउट डिजाइन और एक डिजाइन, और तीसरी एक कॉपी थी जो हिंदी में थी, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। तो 3 कॉपियां, लेकिन संविधान अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया। इवन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंतिम दिन जब बोल रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दुख व्यक्त किया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए दुख भी व्यक्त किया कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं भारतीय भाषा में संविधान का लेखन नहीं करवा पाया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हमको आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ सीमा जी क्वेश्चन भी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब बातें अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, पहली जो बात है प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होती है वो है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो इसका जवाब है कि भारतीय संविधान का स्रोत जो है जनता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। ये संविधान को देखने से, संविधान की प्रस्तावना को देखने से ये स्पष्ट होता है। विमलेश जी रेट के लिए नहीं, पूरे भारत के जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये तो टॉपिक बहुत पॉपुलर टॉपिक है, प्रस्तावना प्रश्न अच्छा आते हैं। तो भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जनता लिख सकता है, या उस तरह से भी प्रश्न दे सकते हैं, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? नंबर 1 परंपराएं, नंबर 2 अंग्रेजी विरासत, नंबर 3 जनता, नंबर 4 कोई और ऑप्शन दे सकता है। आंसर होगा दोस्तों जनता। लेकिन इससे भी अच्छा प्रश्न, और इससे भी अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है? इससे भी अच्छा प्रश्न यह होगा कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, ये संविधान का कौन सा भाग देखने से स्पष्ट होता है? भाग 3 जहां मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसको देखने से, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को देखने से, भाग 4A मूल कर्तव्यों को देखने से, या फिर प्रस्तावना को देखने से। तो दोस्तों भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, और ये बात कहां से स्पष्ट होती है? प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होती है। तो भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, ये आपने कैसे कह दिया कि प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है? अभी आपके सामने पूरी प्रस्तावना बताएंगे, तब आप उसको देखना। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य बनाने हेतु, ये जो बात लिखी हुई है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो शब्द है, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। पहला प्रश्न तो यही होगा। फिर दोस्तों एक और प्रश्न हो सकता है, सीधा प्रश्न पूछ लेगा वो आपसे, हम भारत के लोग जैसे शब्द कहाँ लिखे हुए हैं? तो आप जवाब दीजिएगा हम भारत के लोग जैसे शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है। हाँ, बहुत बढ़िया। तीसरा और अच्छा प्रश्न हो सकता है, हम भारत के लोग जो शब्द प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो शब्द लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिर आप क्या करोगे? तो देखिएगा दोस्तों, मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूं, प्रस्तावना में ये जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इन शब्दों के 2 अर्थ हैं। क्या 2 अर्थ हैं? जरा देखिएगा, हम भारत के लोग, आप लिखना भी चाहें तो लिख लीजिए, हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसके 2 अर्थ स्पष्ट होते हैं। एक, संविधान का स्रोत जनता है, एक तो बात ये स्पष्ट होती है
संविधान का स्रोत जनता है, ये स्पष्ट होती है। और दूसरी कौन सी बात? दूसरी बात जो स्पष्ट होती है, भारत में जो सुप्रीम पावर है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो जनता में निहित है, जनता के पास है। ये बात भी इस प्रकार की शब्दावली को देखने से स्पष्ट होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, राष्ट्रपति के पास है, संविधान के पास है, जनता के पास है, तो आप जवाब दीजिए भारत में सुप्रीम पावर जो है, सर्वोच्च जो शक्ति है, वो जनता में है। फिर आपसे अगला प्रश्न भी हो सकता है, भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ है या ये बात कहाँ से स्पष्ट होती है? तब भी दोस्तों आंसर होगा प्रस्तावना से स्पष्ट होती है, जहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ द इंडिया। देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि नए सिरे से हम लोग पढ़ रहे हैं और एक मित्र कह रहे हैं कि सर इस बार नए सिरे से पढ़ रहे हैं इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है। तो नए सिरे से पढ़ने का मतलब भी यही है, संविधान सभा में इस बात को लेकर बहस हुई कि ये संविधान का निर्माण जो है जनता ने थोड़ी किया है, डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया। तो फिर किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसका मतलब संविधान सभा ने जरूर संविधान का निर्माण किया है। डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि 200, 250, 300 मेंबर्स ने संविधान का निर्माण किया, लेकिन हमारी औकात क्या है, हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? भले ही डायरेक्टली जनता ने हमको नहीं चुना है, लेकिन फिर भी हम जो भी काम कर रहे हैं वो जनता के बिहाफ पर कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है जनता ही इस संविधान का स्रोत है और जनता ही भारत में क्या है, सर्वोच्च है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर क्रम पर बात करेंगे, अभी तो क्रम पर आए कहाँ हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा क्रम पूछा जा सकता है? प्रस्तावना को यहाँ पूरा का पूरा आपके सामने लिखा जाएगा ताकि आप उसको समझ सकें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। महेंद्र जी कह रहे हैं सर आज तो क्लास लेने का आनंद आ गया, क्या बात है। चलिए, तो ये बात स्पष्ट हो गई। वापस आइए जरा, देखिए दोस्तों, तो पहला जो बात स्पष्ट हुई प्रस्तावना को देखने से, वो क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रस्तावना को देखने से और क्या स्पष्ट होता है, वो है शासन का स्वरूप, यानी सरकार का स्वरूप। तो आप चिंता मत कीजिए, मुझे सारे आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। बहुत देखिए, प्रस्तावना जैसे टॉपिक को हम अगर 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है विस्तार से चर्चा, इसलिए चिंता ना करें। प्रदीप जी, सर आज तक हमने संविधान ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया किसी कोचिंग में। अरे सारे कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। कुछ थोड़ा सा हम लोग नया करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी टीचर अगर पढ़ाने आता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। हर कोचिंग सेंटर बढ़िया है। फिलहाल आइए, प्रस्तावना में देखने से सरकार का स्वरूप स्पष्ट होता है। स्वरूप यानी हमारी सरकार कैसी है, ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाएगा। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ऐसे कैसे, तो जरा जवाब देखिएगा। शासन का स्वरूप, अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखी जाएगी प्रस्तावना, उसके एक एक शब्द को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप प्रस्तावना को देखिए, क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व की, हमारी जो सरकार है वो संप्रभु है। ये प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, सॉवरेन है, और क्या लिखा है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, ये सब भी लिखा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य, ये मैंने कुछ शब्द आपके सामने लिखे हैं। देखिए कितना जादू है प्रस्तावना में
कि छोटी सी ये प्रस्तावना जिसमें लगभग 63 शब्द हैं, उन 63 शब्दों में सब कुछ भारत के संविधान का निचोड़ आ गया है। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उन उद्देश्य प्रस्ताव में भी लगभग इस 2 शब्दों को छोड़कर सारी बातों का उल्लेख था। ये 2 शब्द बाद में जोड़े गए, अभी बाद में पढ़ेंगे। हमारी सरकार का स्वरूप क्या है? हम संप्रभु है, वी आर सॉवरेन। हम संप्रभु है, इसका मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर क्या होगा, हमारे देश के बाहर क्या होगा, हम खुद तय करते हैं। हम किसी के कहने से लॉकडाउन नहीं लगाते हैं। हमने खुद ने तय किया कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। लॉकडाउन कब खत्म होगा ये हम तय करेंगे। ये हमारा देश का आंतरिक मामला है, हम तय करेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, हम तय करेंगे। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, हम तय करेंगे। हम किसी देश के साथ विचार करेंगे, विमर्श करेंगे नहीं करेंगे, संधि करेंगे, समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, हम खुद तय करते हैं, क्योंकि हम क्या है? संप्रभु है। दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, भारत एक संप्रभु देश है, कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मुझे आपके प्रश्न दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिए। और वो बात ये है कि कुछ लोग इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल आप लोग जानते होंगे, कॉमनवेल्थ कहते हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं। हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही हमने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने का जब निश्चय किया, तो इस बात को लेकर आलोचना की गई कि जब हम संप्रभु हैं तो हम उस समूह के सदस्य क्यों बने जो समूह का जो अध्यक्ष है वो इंग्लैंड की महारानी है। इस बात को लेकर आलोचना की गई, संविधान सभा में की गई। पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा हम संप्रभु हैं, भले ही हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने, लेकिन इससे हमारी संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में क्या होगा ये इंग्लैंड का राजा या रानी तय नहीं करेंगे। हम किसके साथ संबंध रखेंगे ये इंग्लैंड वाले तय नहीं करेंगे, हम खुद तय करेंगे। हमने तो केवल एक जुड़ाव के वजह से राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने का निश्चय किया। और देख लीजिए दोस्तों, आज देश के अंदर और देश के बाहर भारत के संदर्भ में अगर कोई बात होती है तो हम लोग उसका निर्धारण खुद करते हैं। ये है हमारी संप्रभुता, जो कि प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होती है। फिर देखिए दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है समाजवाद, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए, उन 3 नए शब्दों में एक शब्द है समाजवाद, सोशलिज्म, अभी ये सारे सीक्वेंस में भी लिखवा देंगे थोड़ी देर में। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द है अखंडता। ये सब शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं थे प्रस्तावना के अंतर्गत। ये तीनों लिख दिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द हमने 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े हैं। समाजवाद, हमारी सरकार समाजवादी सरकार है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आपके सामने है। देखिए दोस्तों, जब आय के साधनों पर, प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है, जब सरकार लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करती है, हॉस्पिटल सरकार खोलती है, स्कूल सरकार खोलती है, रोजगार सरकार देती है, लोगों को तरह तरह के सुविधाएं सरकार देती है, तो उस प्रकार के सरकार का जो स्वरूप होता है उसे हम लोग समाजवादी कहते हैं, समाजवादी सरकार कहते हैं। भारत की सरकार समाजवादी सरकार कैसी है, आप और हम लोग
ने कोरोना संकट में इस बात को महसूस किया। आप देखिए, सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है, राजस्थान सरकार, अन्य राज्यों की सरकार, भारत सरकार, सब मिलकर इस कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। आप अमेरिका जैसे देशों को देख लीजिए, अमेरिका में आंकड़ा लाख से भी बाहर जा चुका है, मरने वालों की संख्या 60,000 के लगभग हो गई है। जनसंख्या उनकी मुश्किल से 33-34 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 130-32 करोड़ है। उसकी तुलना में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कारण क्या है? कारण यह कि हम समाजवादी हैं, और वो समाजवादी नहीं है, वो पूंजीवादी है। सरकार की ड्यूटी नहीं है अमेरिका में उतनी जितनी हमारे यहाँ पर है। हमारी सरकार कैसी है? समाजवादी है, और हमारी प्रस्तावना को देखने से ये बात आपको स्पष्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि 1991 में 1991 में हमने देश में पहली बार आर्थिक सुधार लागू किए थे, और आर्थिक सुधार का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। अभी 2 दिन पहले वो बीमार भी पड़ गए थे, अभी उनको डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का, आर्थिक सुधार थे। मैं आपको एक नई बात बताना चाह रहा हूँ। सबनम ने एक प्रश्न पूछा कि सर, इनको जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी एक लंबी कहानी है। मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको जरा सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा वैसे प्रश्न है, सबनम ने खुद नहीं लिखा है, एलपीजी। 1991 में हमने आर्थिक सुधार किए। इसके तहत हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। हम सरकार बहुत सारे कामों से पीछे हट गई। सरकार वो काम नहीं करती है जो पहले करती थी, और वो काम अब कौन करने लग गया? प्राइवेट सेक्टर करने लग गया। दोस्तों, आपसे सीधा एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो शब्द कौन सा है जो आजकल इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, अर्थात अप्रासंगिक हो गया है, इररिलेवेंट हो गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आंसर होगा दोस्तों समाजवाद। जिस तरह से हमारी सरकारें आजकल निजीकरण कर रही है, इवन आज आप तो लोग देख ही रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन तक को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। आजकल प्राइवेट सेक्टर हर क्षेत्र में घुस गया है। सरकार की कहीं पर भी मोनोपोली नहीं रही है, 1-2 क्षेत्रों को छोड़कर। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि समाजवाद जो शब्द है वो अप्रासंगिक बन गया। आप ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सबनम ने एक प्रश्न पूछा कि सर, ये शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ, आपको याद रहेगा। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा जी की सरकार ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये कहानी मैं बाद में भी आपको कई बार बताऊंगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन। लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया कि सरकार इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को राष्ट्रीयकृत नहीं कर सकती है। कवाजी रुस्तम, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया, और 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण को रद्द कर दिया। एक दोस्तों, आपको याद होगा, इंदिरा जी की जब सरकार थी तो उन्होंने राजा महाराजाओं की पेंशन को भी बंद कर दिया था। पेंशन और उनका प्रीवी पर्स, ये सब बंद कर दिया था। इसे भी कोर्ट में चैलेंज किया गया, और माधवराव सिंधिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया 1970 में। इंदिरा गांधी सरकार जो है वो समाजवादी मॉडल पर काम कर रही थी। वो कह रहे थे कुछ एक लोगों का संपत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति पर अधिकार देश के सभी लोगों का होना चाहिए, और राजा महाराजाओं को विशेषाधिकार क्यों दिए जाए, वो भी आम नागरिक की भांति है, तो उनके विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने
इस मामले में और इस मामले में जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को असंवैधानिक ठहरा दिया, तब इंदिरा जी की सरकार ने 1976 में 42वां संशोधन करके समाजवाद शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था। तो शबनम ने जो प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का मैंने जवाब दिया। रेनू कह रही हैं कि आप सर मेरे सवाल का रिप्लाई नहीं कर रहे। रेनू जी, प्रश्न आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न पूछा उसका आगे जवाब दिया जा सकता है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। आप भाई, आपके जो प्रश्न है उसकी वजह से हम लोग हैं। आप प्रश्न पूछिए, बाकायदा प्रश्न पूछिए, मैं 100% अगर प्रश्न रिलेवेंट होगा जरूर जवाब दूंगा। हो सकता है कई बार स्किप हो जाता है क्योंकि कैमरा सामने लगा हुआ है और प्रश्न मुझे नीचे देखना पड़ते हैं, इस वजह से कई बार स्किप हो जाता है। तो अच्छे प्रश्न होंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रस्तावना को देखने से और क्या बात स्पष्ट होती है। हमारी सरकार सेकुलर है, हमारी सरकार पंथ निरपेक्ष है। ये क्या होता है, इसको जरा देखिएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष के साथ साथ में एक और शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, दैट इज धर्मनिरपेक्ष। हालांकि ध्यान रखिएगा, सही और अप्रोप्रिएट शब्द है पंथ निरपेक्ष। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। आप लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में जो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। 42वें संशोधन के द्वारा हमने इस शब्द को जोड़ा था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा आ सकता है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान सभा में ये मांग की थी किस बात की मांग की थी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान सभा में ये मांग की थी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जोड़ा नहीं गया। उस समय नहीं जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो संविधान सभा में इन्होंने मांग की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न यह है कि पंथ निरपेक्षता होती क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। मैंने कहा दोनों शब्दों को कॉमनली यूज किया जाता है, हालांकि ये ठीक नहीं है। अप्रोप्रिएट जो सही शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान। उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म, राज्य का जो धर्म है वो इस्लाम को घोषित कर रखा है। हमारी सरकार का खुद का कोई एक धर्म नहीं है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष होने का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष होने का मतलब है राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। नोट कर लीजिएगा। राज्य का कोई एक धर्म नहीं। फिर और क्या मतलब है? राज्य के लिए सभी धर्म समान है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। सुनिएगा जरा, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? हमारा खुद का कोई एक धर्म नहीं है, हमारे लिए सभी धर्म समान है और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है पंथ निरपेक्षता। देखिए, पश्चिम के देशों की पंथ निरपेक्षता और भारत की पंथ निरपेक्षता में बड़ा अंतर है।
पश्चिम के देशों की पंथ निरपेक्षता और भारत की पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है? पश्चिम का पंथ निरपेक्षता का मॉडल ये कहता है कि राज्य अलग मामला है, धर्म अलग है। पश्चिम का मॉडल ये कहता है राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। बहुत ध्यान से सुनिए, राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, वो कहता है पश्चिम का मॉडल। और हमारा पंथ निरपेक्षता का मॉडल क्या कहता है? हमारा पंथ निरपेक्षता का मॉडल ये कहता है राज्य के लिए कोई एक धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी है वो धार्मिक मामलों में आपको साफ साफ धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए दिखाई दे देंगे। हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री धार्मिक मामलों में आपको भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारा एक अलग से मॉडल है। हम धार्मिक मामलों में भाग भी लेते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारे लिए सभी धर्म क्या है, बराबर है। ये हमारा पंथ निरपेक्षता का मॉडल है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इवन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य तीन आधार पर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। मॉरलिटी के आधार पर, हेल्थ के आधार पर और पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था के आधार पर। तो राज्य और धर्म हमारे यहाँ पर अलग अलग नहीं है जैसा पश्चिम के देशों में है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है ऐसा चेतन शर्मा कह रहे हैं। असलम जी कह रहे हैं अब तक कितने संविधान में संशोधन हुए? असलम जी टॉपिक क्या चल रहा है? संविधान संशोधन चल रहा है क्या? असलम जी थोड़ा टॉपिक को देखें तो बड़ा आनंद आएगा, आप टू द पॉइंट बात करें तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो अब मैं इस प्रस्तावना टॉपिक को ही कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे और प्रस्तावना में अभी भी बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी गुंजाइश है, उस पर बात करेंगे। 10 मिनट तक आप रुके रहिएगा। थैंक यू।